हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप दैट यू हैव स्टडीज चैप्टर फर्स्ट। आपके स्कूल में हो चुका होगा। अब अपन सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बच्चों, इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था उसको देख लें थोड़ा सा उससे, क्योंकि मैं लिंक करूंगा तभी इस चैप्टर को अपन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था कि दो फिलोसोफर मेन थे, बाकी भी बहुत से थे जिन्होंने एटम के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले तो हम इंडियन फिलोसोफर की बात करें तो कनद ने, कनद जिसको अपन कश्यप ऋषि के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है उन्होंने पंच तत्व प्रिंसिपल दिया था। पंच तत्व प्रिंसिपल मीन्स इन पांच तत्वों से अग्नि, जल, वायु, एयर, फायर, वाटर, स्काई, अर्थ, इनसे पूरा यूनिवर्स बना है। और ये जो है एलिमेंट्स, जिसको तत्व कहा था कनाद ने, कि ये अति सूक्ष्म चीज से बने होते हैं, वेरी माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल से, जिसको उन्होंने परमाणु कहा। परमाणु का सिद्धांत दिया था। और ये परमाणु आज का एटम है, ऐसा अपन प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करके आए। दूसरा अपन ने देखा था कि ग्रीस का डेमोक्रिटस के बारे में, जिसने एटोमॉस दिया था, एटोमॉस। और थर्ड अपन ने देखा था जॉन डाल्टन का, जॉन डाल्टन जो कि इंग्लैंड का एक टीचर था, और इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी। और इसी वर्ड को उसने थोड़ा मॉडिफाई करके इसको इंग्लिश नेम दिया था। और इंग्लिश नेम क्या दिया था? एटम। एटम, और एटम का मीनिंग क्या था? ए फॉर के नॉट रखा था, मीनिंग इसका मीनिंग यही था। इस मीनिंग को लेके उसने ये नया वर्ड यूज किया था, ए के नॉट, और टॉम मीन्स कट। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एटम नाम का वर्ड ड्राइव किया। और सबसे पहले एटम इसने यूज किया। जॉन डाल्टन का या कनद ऋषि का या डेमोक्रिटस का, इन तीनों का एक ही कंसेप्ट था कि जो मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं और इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बात खत्म हुई थी। किंतु और यह कंसेप्ट, आप सोचिए कि यह कंसेप्ट करीबन 50 ईयर तक बिल्कुल ब्लाइंडली साइंस में, केमिस्ट्री में, टिल द 50 ईयर, जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था ये कंसेप्ट। 50 ईयर तक इसको ही माना जाता था कि भाई एटम डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है। डाल्टन की इस एटॉमिक थ्योरी से हम तीन तरीके के लॉ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीन लॉ को इससे सेटिस्फाई किया जाता था और इसी पे स्टडी की जा रही थी। किंतु 1800 में लिख रहा हूं 1850, एक्चुअली 1850 से भी पहले 1830 के आसपास प्रोसेस चालू हो गई थी। यहां एक क्वेश्चन उठ रहा था एक्चुअली कि ये तीन तो लॉ एक्सप्लेन कर ले रहा है डाल्टन से, सेटिस्फाई कर सकते हैं डाल्टन लॉ से, किंतु जब हम कॉम्ब को अपने हेयर में चला रहे होते हैं तो चिट की आवाज आ रही होती है। उस कॉम्ब को वो रगड़ के अगर हम पेपर पे लगाते तो पेपर चिपक जाता है। आंसर होता है, क्यों ऐसा होता है? तो हमारा आंसर होता है कि जो कॉम्ब है वो चार्जेबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें से एनर्जी निकली। अभी इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं, अपने एनर्जी बोल रहे हैं। ऐसे ही फर एक प्रकार का प्लास्टिक टाइप का ही होता है, सिल्क टाइप का ही होता है। और दूसरा सिल्क, इसको एबोनाइट की रॉड से, एबोनाइट रॉड लाई की तो वो भी प्लास्टिक टाइप की होती है, शॉर्ट में ही समझो। एबोनाइट रॉड से जब अपन
रबिंग कर रहे होते हैं तो रबिंग करने के बाद आप देखेंगे कि इन पे भी चार्ज आ जाता है, ये चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज कहाँ से आ रहा होता है, इस बात को हम सेटिस्फाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को यहां तक खत्म। अब मैं वापस आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में एंटर करने जा रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब करने जा रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब यहीं से बात चालू होती है कि ये चार्ज जो आ रहा है एक्चुअली ये कहां से आ रहा है। ये साइंटिस्टों के माइंड में बात आ गई। थोड़ा सा मैं फिजिक्स में ले जा रहा हूं, बहुत बेटर होगा। क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट, इसका नाम आपने पक्के में सुना होगा, ऑर्स्टेड फिजिक्स में सुना होगा। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि किसी अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तब एक और साइंटिस्ट था, आप बहुत अच्छी तरीके से उसका नाम जानते हो, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, यहां लिख देता हूं, फेराडे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, फेराडे। आपने इसके रूल को 10th में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। माइकल फेराडे ने सोचा कि यार तार में से जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी तो प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसने क्या करा, ऐसा एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया, मैग्नेट, उस मैग्नेट में एक इंसुलेटर, वो नहीं इंसुलेटर कैसी रॉड ऐसी, जैसे अपने वो धागे की जो आती है गिट्टी आती है उसमें इंसुलेटर लगा रहता है, उसका पुट्ठे का, इसमें सॉलिड होता है। ऐसा इंसुलेटर लिया और उसमें ढेर सारी कॉपर की वायर लगा दी और इसके बीच में फिट कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, कॉपर की वायर को ये इसमें लेके इसके अंदर फिट कर दिया। ये इसके अंदर है कॉपर की वायर, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसको कंबाइन कर दिया वायर से और यहां लगा दिया क्या, एक अमीटर। ये अमीटर होता क्या है, एक्चुअली अमीटर मेजरमेंट करने के काम में आता है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने वाले एपरेटस को अपन अमीटर कहते हैं। भाई माइकल फेराडे ने इसके ऊपर लंबे समय तक वर्क किया, कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन माइकल फेराडे को का पेशेंस टूटा, ब्रेक हुआ, गुस्से में आया, उठा के फेंक दिया, कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे ही फेंका वो उसके लिए वो शॉक्ड हो गया, उसके लिए सरप्राइज था। क्या, इस निडल में मीटर के निडल में डिफ्लेक्शन चालू हो गया। उसको समझ में आ गई कि यार ये तो करंट बहने लगा, करंट प्रोड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड से और कॉपर की वायर से, कंडक्टिंग वायर से। उसने उसको उठाया और वापस बहुत तेजी से घुमाने लगा, और जितनी तेजी से घुमाने लगा उतना करंट तेजी से बहने लगा। बच्चों आजकल क्या किया जाता है, आजकल मैग्नेट का सिलेंडर नहीं लिया जाता है, सिलेंडर लिया जाता है कोई स्टील वगैरह कोई भी मेटल का सिलेंडर होता है, इसके अंदर ढेर सारी कॉपर की वायर कॉइल करके लगा दी जाती है, कॉपर की वायर, ठीक है ना, कॉपर की वायर होती है, और इसके बीच में वायर, और इसके बीच में एक रॉड होती है, रॉड के ऊपर मैग्नेट के छोटे छोटे पीसेस लगे हुए होते हैं ढेर सारे, और इसको जब रॉड को घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। आपने देखा जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट बनता, केवल जनरेटर नहीं भाई, इसको केवल घुमाना है, इस सिलेंडर के अंदर जो कॉपर की वायर लगी है उसमें मैग्नेट को तेज तेज घुमाना है तो इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। फिर आप हाथ से घुमाओ, चाहे एयर से घुमाओ तो विंड एनर्जी कहलाएगी, चाहे तो अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो यानी पानी से घुमाओ, और चाहे आप इसको पेट्रोल से डीजल से मशीन को चला के घुमाओ, तो जनरेटर अपन बाहर मार्केट में देख रहे होते हैं, और चाहे इसको आप कोयले से स्टीम बना के चलाओ,
इन सब से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, सब में यही प्रिंसिपल है। आप सोचिए माइकल फैराडे ने कितना बड़ा काम किया। अब वापस केमिस्ट्री में चल रहे हैं, फिजिक्स से थोड़ा बाहर होने वाले हैं। माइकल फैराडे ने ये जो यहाँ पे जो कॉपर की वायर है या ये वायर है, ये मेटल है, और माइकल फैराडे ने जो काम किया वहां यहाँ पर भी जो सिलेंडर वगैरह बना रहा है ये मेटल है। एक दिन माइकल फैराडे को मन में आया कि यार ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका सॉलिड के ऊपर तो इफेक्ट होता है और वो चार्जेबल हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट बहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ये सब मेटल के ऊपर है। लिक्विड में क्या होगा अगर हम लिक्विड में करंट को पास कर दें? मैं इसको रख करने जा रहा हूं। लिक्विड में क्या होगा, माइकल फैराडे ने कहा कि क्या होगा उसको हम आजमाते हैं। माइकल फैराडे ने कहा कि भाई क्या होगा। अब देखो एक बात सुनिए, माइकल फैराडे सपोज मान लेते कि स्टील का एक ऐसा यूटेंसिल लेता और इसके अंदर दो रॉडे लगा देता, तारे लगा देता, तारे मान लो कोई भी, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता। तो मान लेते कि बैटरी है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इससे इनको कनेक्ट कर देता। तो अंदर क्या हो रहा है माइकल फैराडे को पता ही नहीं चलता। तो माइकल फैराडे ने कहा कि ऐसा करो यार, अपन एक गिलास ट्यूब लेते हैं, ऐसी लंबी गिलास की ट्यूब ले ली, ऐसी गिलास की ट्यूब ले ली, और इस गिलास ट्यूब में एक प्लेट यहां से लगा के इसमें वायर लगा दी, एक प्लेट मेटल की लगा के इसमें वायर लगा दी, और फिर क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब कोई अपन तो मान देते हैं कि सॉल्यूशन जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोलाइट, उसने शायद नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी डाला होगा, फिलहाल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा होता है बच्चों? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। अपन मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट 0.5H2O जब करते हैं ना तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, और 0.5H2O को हटा देंगे तो ये व्हाइट कलर का होता है। पानी में डालोगे, चाहे व्हाइट पाउडर है, पानी में डालने पर ही, और ब्लू कलर का भी आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। इसको ब्लू कलर का क्रिस्टल होगा तो उसको ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रॉल। इसको लेके पानी में एक्यूएस सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, पानी में डाल दिया तो क्या होगा, कॉपर के आयन टूट गए और सल्फेट के आयन टूट जाते हैं। ऐसा अपन पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी देख चुके हैं। अगर पानी में डालेंगे तो ऐसे आयन में टूट जाते हैं, ये अपन पढ़ के आए 100%, और 10th में तो 100% पढ़ के आए हैं। अब माइकल फैराडे ने क्या करा, सपोज इसका एक्वेशियस सॉल्यूशन डाल दिया इसमें, किसका, कॉपर सल्फेट, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का डाला, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग डाली होंगी, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव और ये बैटरी को चार्ज कर दिया। माइकल फैराडे ने इस चार्जेबल प्लेट को, ये चार्ज हो गई, और यहां पर ये भी चार्ज, इन चार्जेबल प्लेट को, चार्जेबल प्लेट को इलेक्ट्रोड का नाम दिया, इलेक्ट्रोड नाम दिया। और नेगेटिव चार्ज वाले को जो इलेक्ट्रोड का नाम दिया माइकल फैराडे, कौन सा, कैथोड नाम दिया नेगेटिव वाली के लिए, नेगेटिव चार्ज वाले को, और पॉजिटिव चार्ज वाले को माइकल फैराडे ने एनोड नाम दिया, एनोड। इस तरीके से कैथोड और एनोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ये हो गई कैथोड और ये हो गया एनोड, एनोड नाम दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या हो गया कि ये जो मेटल है, जिसे कॉपर के आयन है, यहां पर मैं कॉपर के आयन ऐसे लिख देता हूं, ये मूव करते हुए चले गए। और बच्चों मूव करते हुए जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गए ना तो कैसे हो गए, देखो ये यहां पर जा रहे हैं, किस पे, कैथोड पर, एक कैथोड, और कैथोड पर क्या हो रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, और ये अपना चार्ज जो है ना खो देता है, चार्ज इसका गायब हो जाता है। कॉपर के ऊपर जो चार्ज था ना वो गायब हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाता है और सॉलिड में आ जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो सल्फेट लेके आया था,
मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिएक्शन इसकी तो थोड़ी अलग तरीके की होती है, पर मैं ऐसा ले देता हूँ। ऐसा पॉसिबल ही होता है कि यूं आ जाए, ये सल्फर डाइऑक्साइड कर देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, कब? इलेक्ट्रॉनों को निकाल के। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके पास यहां से आ गए, मतलब सल्फेट नाम के इसने, सल्फेट, इसको सल्फेट आयन कहते हैं, सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस ने अपना चार्ज खो दिया, ये भी डिस्चार्ज हो गया, कहां पर? एनोड पर। और कॉपर कहां पर? कैथोड पर डिस्चार्ज हो गया। इसलिए जे थॉमसन ने, सॉरी फेराडे ने, माइकल फेराडे ने इस ग्लास ट्यूब का नाम रख दिया, क्या नाम रखा इसका? डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब इसका नाम रख दिया, ट्यूब। और आप लोगों को याद होगा कि 10th में आप पढ़ के आए हो, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही माइकल फेराडे ने 2 लॉ दिए थे। कौन सा? एक तो जो इनके ऊपर जो मेटल का जमाव या मटेरियल का जमाव इलेक्ट्रोड पर उतना होगा जितना इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, यानी कि चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 लॉ कौन कौन से दिए थे यहां लिख के बता रहा हूं। एक तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के, ये आप 10th में पढ़ के आए हो। और दूसरा, अगर 2 अलग अलग सॉल्यूशन ले रहे होते हैं तो इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, ये 2 लॉ दिए थे उसमें। इस तरीके से माइकल फेराडे का ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको माइंड में रखा गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रख करने जा रहा हूं, मैं इसको रख कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि उस समय बहुत सारी डिस्कवरी का फैशन था, हर एक साइंटिस्ट ट्राई कर रहा था कि कोई ना कोई नया इन्वेंशन हो जाए, और पुराने इन्वेंशन के ऊपर भी वो स्टडी करके रिसर्च कर रहे थे। सर्च नहीं कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। जो सर्च हो चुका उसके ऊपर वापस स्टडी करना, रिसर्च कर रहे थे। जे थॉमसन के माइंड में एक बात आई कि ना यार, मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट का, और स्ट्रिट ने भी बता दिया, माइकल फेराडे ने भी बता दिया, और फिर माइकल फेराडे ने सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट का रिलेशन बता दिया कि किस तरीके से वो इफेक्ट होता है। उसने कहा यार सॉलिड भी हो गया, लिक्विड भी हो गया, गैस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं गैस के ऊपर करके देखता हूं। जे थॉमसन, नाम सुना होगा आपने, यहां लिख देता हूं, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का नाम तो आप जानते होंगे, 9th में पढ़ के आए हैं अपन, है वापस यहां देखते। उसने क्या करा, इसमें हाइड्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस भर दी ढेर सारी, और उसको लगा कि भाई कुछ होगा, गैस भर के बैटरी से हाई वोल्टेज का करंट पास किया, हाई वोल्टेज का करंट पास किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यानी इसको कहेंगे कैथोड और इसको कहेंगे एनोड। उसने सोचा कि कुछ होगा, पर यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसको। एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है या बैड कंडक्टर होती है? आई होप दैट सम स्टूडेंट आर थिंकिंग दैट gases are good conductor of electricity, while other are thinking to that gases are poor conductor of electricity. खैर जो भी हो, जो भी सोच रहे हो, पर मैं आपको एक बात बता दूं, गैसें अगर गुड कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी की तो आपके स्कूल के सामने से हाई पोटेंशियल वायरें जा रही होती हैं, और घर के सामने से भी हाई पोटेंशियल वायरें जा रही होती हैं। अगर गुड कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक करंट बहकर हमारे पास आ जाता, हम एनकाउंटर हो जाते, नहीं होता है ऐसा। मतलब गैसें गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती हैं, ये इसका सीधा सीधा ये एविडेंस है।
अब जे थॉमसन सोचने लगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, परंतु जे थॉमसन के माइंड में एक बात आई, गैसों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, गैसों का जो बिहेवियर होता है कुछ फैक्टर के ऊपर डिसाइड करता है। आप बता सकते हो वो फैक्टर कौन से हैं? सोचो वो फैक्टर कौन से हो सकते हैं। 3 फैक्टर होते हैं, मैं बता रहा हूं। एक तो होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है प्रेशर। जे थॉमसन सोचने लगा वॉल्यूम तो मैंने फिक्स लिया है, टेस्ट जो डिस्चार्ज ट्यूब ली है वो तो फिक्स है, टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर है, इसने टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं किया, रूम टेम्परेचर भी एक्सपेरिमेंट करने दिया। कहने सबसे पहले तो अपन प्रेशर से निपटते हैं। उन्होंने क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के चारों ओर एक ऐसी जैकेट लगा दी, गिलास की जैकेट लगा दी, और यहां पर एक सकिंग पंप लगा दिया। सकिंग पंप लगा दिया, और फिर क्या किया, रिड्यूस किया प्रेशर को, एयर को निकाल दिया, पूरा इसमें से एयर निकल गई, और रिड्यूस किया प्रेशर कितना, पहले 0.0 mHg मिलीबार, 0.01, इतना प्रेशर कम कर दिया। बस जे थॉमसन की भी किस्मत चमक गई, लक जो है उसकी भी शाइन हो गई। क्या हो गई, अब उसने देखा कि कुछ यूं बह रहा है, बहना चालू हो गया, यहां से बहकर इस साइड जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। उसके माइंड में आया कि जैसे रॉकेट को छोड़ा जाता है, रॉकेट ऊपर इतनी तेजी से जाता है, वो दीपावली का भी रॉकेट आप जलाते हो ऊपर क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि पीछे की ओर गैसें छोड़ता है, पीछे गैसें निकलती हैं, छूटती हैं, कुछ निकलता है तभी वो ऊपर बढ़ता है। हम चलते हैं तो हम जमीन पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो इसने सोचा कि ये जो गैसें जाने लगी हैं, पक्के में इन गैस में से कुछ निकल रहा है, और निकल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव की साइड जा रहा है तो कुछ नेगेटिव निकल रहा है। उसने कहा जो भी निकल रहा हो भाई, जो रे निकल रही है, जो बिल्कुल बहती हुई जा रही है, स्ट्रीम की तरह जा रही है, ये तो रे है और ये नेगेटिव रे है, ये प्रूफ है कि ये पॉजिटिव की साइड जा रही है। उसने इस रे का नाम दे दिया कैथोड रे। इस तरीके से सबसे पहले कैथोड रे जो कि नेगेटिव चार्ज वाली होती है, उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने कर दी। अब जे थॉमसन ने क्या करा, इसको हटा के इसके जो एनोड था उसको थोड़ा सा गैप वाला इस तरीके का ले लिया, और इस गैप वाले एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड, ये बेटा जिंक सल्फाइड में यहां लिख देता हूं, जिंक, ये इसका नाम है जिंक सल्फाइड। स्कूल में अगर टीचर बनवा दे इसका सब तो देख लेना, बन सकता है जिंक सल्फाइड लेब में। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसका थोड़ा लेई टाइप का बना दिया जाए, मतलब इसको स्टिकी थोड़ा बना दिया जाए तो ये जिंक सल्फाइड क्या किस काम में आता है, जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस दिख रहा है ना, फ्लोरेसेंस का काम करता है। फ्लोरेसेंस क्या होता है, चमक उत्पन्न पैदा कर देता है, जब इसके ऊपर कोई लाइट की रे जाती है चमकने लगता है। इसे व्हाइट कलर का ये पाउडर फ्लोरेसेंस जिंक सल्फाइड का पेस्ट कर दिया इसके इस एनोड के पीछे, एनोड के बिल्कुल बैक साइड में, और फिर से प्रेशर को कम करके हाई वोल्टेज करंट पास किया। तो जे थॉमसन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। क्यों, ऐसा लग रहा था जैसे नहीं अपन फुलझड़ी को जला रहे होते हैं दीपावली में, तो रेड कलर के, कभी कभी बिल्कुल येलो कलर का निकलती हुई अपन को दिखाई देते हैं, दाने दाने टाइप का, यानी कि दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी उसको रेड कलर के पार्टिकल्स ग्लो करते हुए, और कुछ तो येलो कलर का ग्लो करते हुए इसके ऊपर टकरा रहे थे और ग्लो कर रहे थे और गायब हो जा रहे थे। जब इसने इसको देखा तो इसमें बहुत छोटा छोटा, मायने बहुत इससे भी छोटा, मैंने तो बड़ा बता दिया, इससे भी छोटा ब्लैक कलर के इसमें स्पॉट बन गए।
जे थॉमसन ने कहा कि यार ये तो नेगेटिव पार्टिकल आ रहे हैं और ये कुछ पार्टिकल है यहाँ से टकरा के ग्लो हो रहे हैं रेड कलर का। उसने इन पार्टिकल को कहा कि भैया इसका नाम दिया जाए इलेक्ट्रॉन। अब ये कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वर्ड पहले किसने यूज किया था, किंतु इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया इस तरीके से। इन पार्टिकल्स को नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। अब नाम जिसने भी यूज किया इलेक्ट्रॉन, किंतु जे थॉमसन ने स्ट्रांगली इसका सपोर्ट कर दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। खैर, जे थॉमसन ने क्या करा, इसके ऊपर और प्रेशर को कम करके देखा कि कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो प्रेशर को 10⁻⁴ पे लेकर गया, तो इसी में से ग्रीनिश येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। इस तरीके से फिर जे थॉमसन ने क्या करा, गैसों को चेंज करके देखा। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया तो व्हाइट कलर की, रेड के बजाय व्हाइट कलर के पार्टिकल्स ग्लो हो रहे थे। इस तरीके से एट लास्ट सारी गैसेस को लिया गया, फिनोमेनन एक ही थी, नेगेटिव पार्टिकल निकल रहे थे और वो एनोड की ओर जा रहे थे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि प्रेशर को रिड्यूस करने पर इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? आखिर प्रेशर का क्या रोल था? सोचो। चलो मैं बता देता हूं। क्या होता है कि मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे चारों ओर एयर का बहुत जबरदस्त प्रेशर लगता है। आपने कहीं पढ़ के आओगे कि एक स्टील का ऐसा लिया गया था हाफ, और इनको जोड़ दिया गया था, ऐसे जोड़ दिया गया था, कोई नटमट नहीं लगा थे। 7 हॉर्स इधर लगाए थे, 7 हॉर्स इधर लगाए थे, हॉर्स, और इधर भी 7 हॉर्स लगाए थे, 7 करके, तो भी उसको इनको खोल नहीं पाए। मतलब हमारे ऊपर एयर का इतना प्रेशर लग रहा होता है कि अगर हम एक किलो का अगर वेट ले लें आयरन का, अगर इतने वेट उसके ऊपर प्रेशर लगा दें तो वो बिल्कुल आपको पतली चादर जैसा बन जाएगा। तो आप कहोगे सर हमें हमारे ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अगर हमें ऊपर से लग रहा है तो नीचे से ये यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। ऐसा ही ब्लड प्रेशर से भी बैलेंस हो रहा है। स्पेस में जा रहे होते हैं तो स्पेशल टाइप की ड्रेस इसलिए पहनी जाती है, अंदर से ब्लड का प्रेशर भी लग रहा होता है, बाहर से प्रेशर नहीं होता है। बात इतनी है। तो जब एटम में से प्रेशर हट जाता है तो उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो हम भी बिल्कुल निकल के स्पेस में जाके फिकाएंगे। ठीक उसी प्रकार से गैस के अंदर भी प्रेशर हटने पर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसलिए प्रेशर का ये रोल है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और जे थॉमसन ने कैथोड रे बताई। अब इस कैथोड रे, मैंने तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन बता दिया आपको, किंतु जे थॉमसन यहाँ तक शांत नहीं बैठा था। उसने इसको कैथोड रे नाम दिया, उसके बाद बाकायदा इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टडी करी। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैथोड रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी। जे थॉमसन ने क्या करा, मैं शॉर्ट में करता जाता हूं। ऐसा एक वापस ही लिया, ट्यूब लिया और इसमें एक ऐसा क्रॉस टाइप का लगा दिया। जे थॉमसन ने क्या देखा, इसको अपन, इसके एनोड को अपन इधर लगा देते हैं, पॉजिटिव नहीं। उसने क्या देखा कि इस यहां पर एक शेडो बन जा रहा है, क्रॉस का शेडो। इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलती है। सेकेंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर लिख देता हूं। तो बिहेवियर इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक
फील्ड। क्या हुआ कि जे थॉमसन ने ऐसा ट्यूब लिया और यहां पर एक मैग्नेट लगा दिया, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, और यहां पर जो मैग्नेट आया उसका पोल ये साउथ पोल ले लिया। यहां पर उसने इलेक्ट्रोड लगा दिया पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। कैथोड रे के आने दिया तो कैथोड रे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग भी कर सकते हैं, पर अलग अलग भी बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो मालूम था कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। हाँ, पॉजिटिव से जाएंगी वो नहीं है, मैं यहाँ वापस पॉजिटिव लगा देता हूँ, ये यहां पर नेगेटिव लगा देते हैं। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन यानी कि टूट जाती है लाइनें, डिफ्लेक्शन हो जाता है इनका। तो ये इसका थर्ड। अब एक जो मेन है वो क्या था, वो मैं यहां पर बना देता हूं। थर्ड, जे थॉमसन ने क्या करा, एक व्हील रख दी इसके पाथ पे, हल्की पेडल व्हील, पेडल व्हील बहुत लाइटर, इसको लगा दिया और कैथोड रे को जाने दिया। कैथोड रे को जाने दिया तो ये व्हील बहुत तेजी से मूव करने लगी। व्हील जब बहुत तेजी से मूव करने लगी तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं फैन है उसको उठा के टार्च मारूं और जो भैया घूम जा घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। अगर मैं इन्हीं के ऊपर रेत के पार्टिकल्स भी लगाऊंगा ना तो भी इसके ब्लेड्स मूव करने लगेंगे, फिर चाहे थोड़ा सा करें। तो वैसे ही इसमें लाइटर पेडल लगी हुई थी जो कि बहुत तेजी से घूमने लगी। इसका मतलब है कि कैथोड रे में मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल एक तो प्रॉपर्टीज को बताता है, प्रॉपर्टीज है, और दूसरा एंड दीज आर कैथोड रे, दीज आर कंसिस्ट क्या? पार्टिकल्स कौन से? नेगेटिव पार्टिकल्स। तो इस तरीके से थर्ड एक्सपेरिमेंट से इस बात को उसने स्टडी करी कि इनकी क्या खासियत है, कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है और ये नेगेटिव पार्टिकल्स से कंसिस्ट रहती हैं कैथोड रे। इसी के बेस पे तो उसने इसका इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब मैं इसको रख करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी वो देखिए। क्या है कि जो कैथोड रे है उसकी एक और खासियत होती है। कैथोड रे की खासियत क्या होती है कि अगर वो किसी कॉपर या टंगस्टन, ये जे थॉमसन ने किया था, ये रोंटजन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना, ये एन है, रोंटजन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। क्या किया था, मैं नाम से सही लिख दूं, रोंटजन नाम के साइंटिस्ट ने किया। उसने बताया था अगर टंगस्टन के ऊपर कोई मेटल है, टंगस्टन जैसी, टंगस्टन या कॉपर पे इस कैथोड रे को टकराओगे, कैथोड रे को, तो एक नई रे प्रोड्यूस होगी, न्यू रे। और इस नई रे को उसने हमेशा के लिए नाम दिया एक्स रे। अब वो एक्स रे क्यों दिया वही जाने, एक्स रे, और आज तक उसको एक्स रे के नाम से माना जाता है। और कितना बड़ा इसका इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस में, आप सोच सकते हो। तो इस तरीके से रोटेंजन ने एक्स रे की डिस्कवरी की। कैथोड रे को जब अपन किसी हार्ड मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो एक नई रेस को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एक्स रे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूं। अब कुछ जो है जे थॉमसन के बाद में भी डिस्कवरी की गई, इसकी प्रॉपर्टी को देखा गया, तो मैं वो बताने जा रहा हूं। और 6th नंबर कि ये जो है इसमें कैथोड रे में पेनिट्रेट कर सकती है किसको, मेटेलिक फॉइल को। फॉइल मतलब होता है कि पेपर से भी ज्यादा पतला, जैसे आपने मिठाइयों वगैरह पे सीट पे आपने चांदी के पेपर लगे हुए देखे होंगे या गोल्ड के फॉइल को,
दूसरा, ये फोटोग्राफी की प्लेट को फोटोग्राफी की प्लेट को इफेक्ट करती है। और 8 क्लास इसमें आयनाइजेशन पावर होती है, ये भी अपन बता सकते हैं। और 8 क्लास में आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो मास होता है वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में मास लेस देन हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके थोड़े का मास लेस देन हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1/1837। फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट करता है, मेटेलिक वायर को पेनिट्रेट कर सकती है, पेनिट्रेट मतलब उसमें से आर पार जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी डाउट होगा आप मैसेज बॉक्स में छोड़िएगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।